Hello students, here myself Kaushal Thakkar and I'm your science teacher. Today we are going to revise our chapter number 1 growing plants, but not in the form of explanation. We are going to revise this chapter in the form of some question answers. So get ready my students to explore this chapter once again. So without wasting our time we are going to start. Here our first question is what is reproduction? Reproduction क्या है? तो reproduction is a process by which plants produce new plants like themselves so that they can exist on earth. Reproduction एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स मतलब जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अपने जैसे ही दिखने वाले अपनी ही प्रजाति के प्लांट्स को जन्म देते हैं ताकि उनकी प्रजाति पृथ्वी पर बनी रहे, उनकी प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त ना हो, हमेशा उनकी प्रजाति बनी रहे. तो गिव द डेफिनेशन ऑफ सीड, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन. अ सीड इज अ टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. एक सीड जो है वो दूसरे नए प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है, इसलिए उसे लाइफ सपोर्टिंग पैकेज भी कहा गया है. तो सीड जैसे एक नाम दिया गया है टाइनी, चूंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है. लाइफ सपोर्टिंग पैकेज कहने का मतलब इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे नए प्लांट्स को उगने में मदद करता है और उसी की वजह से दूसरे प्लांट्स उग पाते हैं, दे कैन ग्रो. तो डेफिनेशन सीड की समझ में आ गई होगी. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स नए प्लांट्स को जनरेट करते हैं ताकि उनकी प्रजाति कभी खत्म ना हो. तो रिप्रोडक्शन और सीड ये दोनों आपको समझ में आ गया. थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट के कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नाम आता है फ्लावर का. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज फ्लावर रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फ्लावर ही रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रूट में चेंज होता है और ज़्यादातर सीड्स हमें स्टूडेंट्स फ्रूट्स के अंदर में से मिलते हैं. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स फ्लावर्स के वजह से ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एम्ब्रायो. द एम्ब्रायो is a baby plant which lies between the seed leaves. एम्ब्रायो जो है वो एक बेबी प्लांट है जो सीड लीव्स के बीच में रहता है. सीड लीव स्टूडेंट सीड के अंदर होता है, सीड का एक पार्ट है सीड लीव्स जिसे हम कॉटिलेडन्स भी कहते हैं. और सीड लीव्स का इंपॉर्टेंस सीड के अंदर ये होता है स्टूडेंट्स कि सीड लीव के अंदर बेबी प्लांट के लिए खाना होता है, फूड स्टोर्ड होता है सीड लीव के अंदर. जब तक वो बेबी प्लांट मैच्योर प्लांट में ना चेंज हो जाए और खुद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके खुद का खाना न बना सके तब तक सीड लीव उसे खाना देता है. इसलिए सीड लीव्स के बीच में ही बेबी प्लांट होता है और इसी बेबी प्लांट को हम एम्ब्रायो कहते हैं. नाउ गॉट इट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो. एम्ब्रायो के स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं. आपको पता है कि जब बेबी प्लांट एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है तो उसके भी दो पार्ट होते हैं. एक मैच्योर प्लांट का दो पार्ट, पहला एक होता है शूट और दूसरा होता है रूट. इसलिए एम्ब्रायो जो बेबी प्लांट है उसके भी दो पार्ट होते हैं. बेबी प्लांट के पहले पार्ट को हम रेडिकल बोलते हैं जो कन्वर्शन के बाद रूट सिस्टम बन जाता है और दूसरा पार्ट होता है प्ल्यूमुल जो बनता है स्टेम मीन्स शूट सिस्टम. तो एम्ब्रायो मीन्स बेबी प्लांट के भी दो पार्ट होते हैं, द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल. अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है विच इज डिफाइन सीड डिस्पर्सल. सबसे पहले सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? सीड डिस्पर्सल का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स कि सीड्स का डिस्पर्स होना, सीड का स्कैटर होना, फैलना. अगर सीड्स फैलेंगे नहीं तो प्लांट्स दूर दूर तक नहीं उग सकेंगे. तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. सीड्स के फैलने के प्रोसेस को, इसकी प्रक्रिया को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है थोड़ा. उसके बाद नेम 4 एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल स्टूडेंट्स अपने से तो होगा नहीं,
अपने आप सीड्स फैल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कुछ नेचुरल एजेंट्स है, और वो 4 एजेंट्स का नाम हमें पूछा है क्वेश्चन में कि नेम 4 एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। तो जो द 4 एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। 4 नेचुरल तरीकों से सीड का डिस्पर्सल होता है। विंड से, वाटर से, एनिमल्स के शरीर में बहुत सारे सीड्स चिपक जाते हैं तो एनिमल्स भी उनको इधर उधर फैलाने में मदद करते हैं, और एक्सप्लोजन स्टूडेंट्स, वो एक्सप्लोजन जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधों में होता है। वो है एक पी और एक बैल्सम। 2 तरह के प्लांट्स हैं जिसमें एक्सप्लोजन संभव है, मतलब उनके सीड्स जिसमें कंटेन होते हैं वो एकदम से एक्सप्लोड करता है, सीड्स सारे फैल जाते हैं। तो देयर आर 4 एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। द 4 एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल आर विंड, water, animals and explosion. Now the 8th question is, what is or define vegetative propagation? What is vegetative propagation? The process of reproduction by which a plant reproduces from its body plants like root, stem, etc. is called vegetative reproduction. Vegetative reproduction students क्या है कि जो plants होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स से, जैसे कि स्टेम से रिप्रोडक्शन हो सकता है, लीव से रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, रूट से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स, मीन सीड के अलावा भी कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जिससे रिप्रोडक्शन संभव है। तो दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से आप क्या समझते हैं? स्टेम कटिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टेम कटिंग क्या, आप स्टेम कटिंग से क्या समझते हैं? तो अ पीस ऑफ स्टेम कैरिंग बर्ड्स फ्रॉम द मदर प्लांट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के प्रोसेस पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एक कोई मैच्योर प्लांट होता है जिसे हम मदर प्लांट बोलेंगे, उसमें से स्टेम का वो हिस्सा काटते हैं जिस हिस्से में आपको कली दिखाई दे। कली मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स होते हैं वो फ्लावर से पहले का कंडीशन होता है। फ्लावर्स तब बनता है बर्ड से जब वो पूरी तरह से खिल जाए। आपने बर्ड्स देखा होगा, उसको हिंदी में कली बोलते हैं। तो जिस स्टेम के पार्ट पे बर्ड्स रिप्रोड्यूस होते हैं उसे मदर प्लांट मीन्स एक मैच्योर प्लांट में से काट के उसे सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम स्टेम कटिंग बोलते हैं। अब हमारा जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो है नेम सम प्लांट्स विच रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोड्यूस होने वाले कुछ प्लांट्स के नाम। तो वो 2 प्लांट्स है जो स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो एंड जिंजर। ये दोनों का प्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम से होता है। नेम सम प्लांट्स विच रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम रूट्स। रूट से रिप्रोड्यूस होने वाले कुछ प्लांट्स का नाम बताएं। तो यहाँ पर रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये तीनों एग्जाम्पल्स ऐसे प्लांट्स के हैं जो रूट से रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब सीड से रिप्रोड्यूस नहीं होते, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, जिसका नाम है डिफाइन क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि क्रॉप्स की व्याख्या दे। तो द प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स हम उसी को बोलेंगे जब हम किसी प्लांट को कहीं उगा रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो किसी एक प्लेस पर किसी पर्टिकुलर समय पे और लार्ज स्केल में, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में जब हम किसी प्लांट को किसी जगह पे उगाएं, ग्रो करें, तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये बोलता है कि जो 2 टाइप के क्रॉप्स है, खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स, उसको डिफाइन कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से टेबल बना करके लिखेंगे कि क्रॉप्स ग्रोन इन समर, जो क्रॉप्स गर्मियों के समय में उगते हैं जून टू अक्टूबर के बीच में, वो खारिफ क्रॉप्स होते हैं। और जो क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर
फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप्स जो नवंबर और अप्रैल के बीच में उगाए जाते हैं वो राबी क्रॉप्स होते हैं। खारिफ क्रॉप्स जो कि गर्मियों के समय में उगाए जाते हैं, गर्मी जैसे ख़त्म होती है, जून जुलाई के समय में मानसून आ जाता है, तो ये क्रॉप्स जो होते हैं ये टोटली मानसून रेंज पे डिपेंड होते हैं अपने इरिगेशन के लिए। लेकिन राबी क्रॉप्स जो है वो मानसून रेंज पे डिपेंड नहीं करते, वो अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कैनाल सिस्टम हो गया या वेल सिस्टम हो गया, अंडरग्राउंड वेल सिस्टम, वो सारे सिस्टम पे, स्प्रिंकलर मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड पे वो डिपेंड करते हैं। खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो राइस, मेज़, जौवर, बाजरा, पम्पकिन एंड ब्रिंजल, ये सारी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं। और राबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी एंड बीन, इनकी खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे 14th क्वेश्चन पे, जिसका नाम है डिफाइन एग्रीकल्चर। क्रॉप्स और एग्रीकल्चर में थोड़ा डिफरेंस है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्रॉप्स का लार्ज स्केल में उगाना मतलब एग्रीकल्चर करना होता है, इसलिए द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मीन्स बड़े मात्रा में किसी क्रॉप्स को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम उनको बोलेंगे जो ऑर्गेनिक चीज़ों से बने। सो लेट अस फर्स्ट रीड द डेफिनेशन। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच इज ऑल्सो नोन एज मैन्योर आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन फ्रॉम काउ डंग, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स और वेजिटेबल मैटर। मतलब जितने भी तरह की ऑर्गेनिक वेस्ट्स है, जैसे काउडंग हो गया जिसे हम गोबर कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स मुरझा जाए या टूट जाए, उनके पत्ते गिर जाए, वो सारे जो डिके होंगे सॉइल के साथ मिक्स होंगे। जो एनिमल्स हैं मर जाने के बाद वो भी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। एनिमल के वेस्ट है, वेजिटेबल मैटर है, वेजिटेबल के वेस्ट है, जैसे पील्स हो गए, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, ये सारे मिक्स होकर के इन्हें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं। और ये मिनरल्स को बढ़ाने में सॉइल में मदद करते हैं, इन्हें मैन्योर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर जनरली मेड ऑफ केमिकल्स सच एज यूरिया, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स। दीज आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो केमिकल से बनते हैं, इनका प्रोडक्शन पर्टिकुलरली किसी फैक्ट्री में होता है, और ये जिस तरह के केमिकल से बनते हैं कुछ नाम यहाँ हैं, जैसे यूरिया, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स, ये 3 नाम आपके हैं, ये केमिकल्स के नेम है जिससे फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है। और एक्चुअली वातावरण के लिए ये काफ़ी ज़्यादा दूषित होते हैं, दे आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, और इसका एक्सेसिव यूज़ सॉइल को बर्बाद भी कर सकता है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स अगर कभी हो भी तो एग्ज़ाम्स के नज़रिए से, इन द साइट ऑफ एग्जामिनेशंस, द 16th नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स। क्योंकि मैन्योर मतलब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनसे क्यों बेहतर है। व्हाई मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स। Manure is better than fertilizers because it increases the water holding capacity of the soil. सबसे पहली बात और सबसे पहला तर्क जो दिया हुआ है कि मैन्योर क्यों बेटर है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की उसको बढ़ाता है, सॉइल में पानी पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। सॉइल में जितनी नरमी रहेगी स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा वो अपने प्लांट को वाटर दे सकेगा। सॉइल में अगर जितना जल्दी वाटर सूख जाएगा तो आपको समय समय पर वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई अगर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो लंबे समय तक वो अपने अंदर रूट्स को ह्यूमिड रख सकेगा, अपने अंदर के रूट्स को वो ह्यूमिड रख सकेगा, अपने मॉइस्चराइज्ड रख सकेगा। अंदर नरमी सॉइल में रहनी काफ़ी आवश्यक होती है।
अब हम बात करें आगे कि दूसरा क्या कारण हो सकता है, तो इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे होते हैं, वायरस, ये सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जैसे राइजोबियम, जो फार्मर्स की मदद करते हैं कुछ मिनरल्स को सॉइल के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए। कभी कभी किसी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो राइजोबियम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए भी मैन्योर मदद करता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐसा नहीं कर सकती। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी नहीं बढ़ा सकती। और तीसरा जो कारण है मैन्योर को इस्तेमाल करने का, वो है इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल के टेक्सचर को, मीन्स उसकी डिज़ाइन को भी इम्प्रूव करता है कौन, मैन्योर। फर्टिलाइजर्स सॉइल को बर्बाद कर सकता है एक्सेसिव यूज, बिकॉज वो एक केमिकल है। दैट्स वाई हम मैन्योर को ही ज़्यादा यूज़ करने की सलाह देते हैं। फार्मर्स ये जानते हैं कि मैन्योर ही बेहतर है फर्टिलाइजर्स से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं इन क्वेश्चंस को एक पीडीएफ में भी भेजूंगा, ताकि आप ये 16 क्वेश्चंस जो बहुत छोटे हैं, इनमें से कुछ ही है जो बड़े हैं, इनको आप फेयर नोटबुक में लिख लोगे। और साथ में मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स के वर्कशीट भेज रहा हूँ, जिसे आपको चैप्टर 1 को रीड करके उसके आंसर्स लिखने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 काम आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, ये जो 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो चैप्टर के अंदर में से निकाले हुए हैं, टेक्सुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं हैं, इनको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। साथ में जो मैं वर्कशीट भेजने वाला हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की, उसे आपको चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से रीड करने के बाद उनके आंसर्स को खोज करके लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching. Stay home, stay safe, and always stay blessed. Thank you so much.